मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुँची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। बहू बनी ड्राइवर
सीमा की साड़ी रवि से होती है। रवि को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है। मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल। तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मंहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें। जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूँगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन सीमा खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है? माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। सीमा मामा जी से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमा शांत हो जाती है। अगले दिन सास सीमा के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं। इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दिया। जितने पैसे हो ले आ। डॉक्टर को आज ही देने हैं। सीमा अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे। बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जारिया भी नहीं रहा जहाँ से उन लोगों की कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी? खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। कहकर सीमा काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है। उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं। सीमा मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो चमकपुर गांव में
गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही खट्टी खट्टी और जवान थी और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थी। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा
Давным-давно в маленьком городке жили-были брат и сестра. Мальчика звали Гарри, и он был очень непослушный. А девочку звали Салли. Она была умной и прилежной, но в то же время очень забывчивой. Гарри и его старшая сестра Салли жили очень бедно. Они постоянно голодали и часто ложились спать на пустой желудок. И из-за этого ночью им было трудно заснуть. Как-то раз Салли была особенно голодна. Ее живот громко урчал. «Ах, мы уже несколько дней ничего не ели. Сейчас бы хоть корочку хлеба». Салли захотела прогуляться в парке, чтобы забыть о голоде, и вышла из дома. Она взяла с собой флягу с водой. Через некоторое время ей захотелось выпить немного воды и отдохнуть. Однако, как раз в этот момент перед ней появилась пожилая женщина в поношенной одежде. Девочка, дай мне глоток воды, я уже несколько дней не пила ничего. Пожалуйста, я так хочу пить. «Конечно, вот, пожалуйста, ты можешь пить столько, сколько захочешь». Старуха выпила воду и в одно мгновение превратилась в прекрасную молодую фею. «Ох, фея! Я хочу поблагодарить тебя за твою помощь. Загадай любое желание. Дорогая фея, мы с братом Гарри очень бедны и голодаем уже несколько дней. Не волнуйся, как только вернешься домой, посмотри на стол. Там ты увидишь волшебную чашу. Волшебная чаша? Да. Стоит сказать «вари, чаша», приготовь что-нибудь вкусное. Она приготовит сладкую кашу. А если сказать «хватит, чаша, не вари», она перестанет готовить. Теперь вы с братом никогда не будете голодать. Спасибо тебе, дорогая фея. Эй, милая девочка, не забудь волшебные слова. Салли побежала домой. И, как сказала фея, на столе она увидела чашу. Сестра, откуда взялась эта причудливая миска? Она не причудливая, Гарри, а волшебная. Хорошо, но что хорошего в пустой миске, даже если она волшебная? Лучше посмотри и молчи. Вари, чаша, приготовь что-нибудь вкусное. После волшебных слов чаша внезапно нагрелась и начала варить сладкую кашу. Но как же? Как это происходит? Чаша и правда волшебная? Мы больше не будем голодать. Гарри и Салли съели не одну и не две, а целых 10 тарелок сладкой каши. И когда они наконец наелись, Салли произнесла волшебные слова, чтобы чаша больше не варила. «О, наконец-то я сыта!» Я могу есть эту кашу каждый день. Ты не поверишь, как я ее достала. Сейчас расскажу. Салли и Гарри ели сладкую кашу каждый день, и она им не надоедала. Однажды Салли надо было уйти из дома. Она хотела рассказать своему брату, как остановить чашу. «Эй, Гарри, мне надо тебе кое-что сказать очень важное. Иди сюда». Гарри не послушался сестру и ничего ей не ответил. Салли пошла к нему сама, но по дороге забыла, что собиралась сказать, потому что была очень рассеянной. Что тебе нужно, Салли? Зачем ты пришла? Я сплю, разве ты не видишь? Я собиралась сказать что-то очень важное, но... Ты забыла, ха-ха. Как обычно, Салли. Какой ты противный, Гарри. В любом случае, я лучше пойду. Но как только девочка вышла на улицу, она вспомнила, что должна была сказать своему брату. «О, теперь я знаю, что мне надо было напомнить ему, как остановить волшебную чашу. Ну что ж, Гарри все равно не проснется, пока я вернусь». Но, конечно, Гарри проснулся, когда ее не было дома. Как назло, он сильно проголодался. Вари, чаша, приготовь что-нибудь вкусное. Волшебная чаша начала...
मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया।